प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण और उसमें प्रश्नावली 4.1। आइए शुरू करते हैं। क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस सरल समीकरण और उसमें प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 और उसमें सवाल नंबर 1। निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये जो सारणी दे रखी है, क्रम संख्या 1 से लगा करके 11 तक समीकरण 11 समीकरण दिए हुए हैं। चर का मान बता रखा है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हाँ या नहीं लिखना है। देखिए, पहले सवाल का पहला समीकरण दे रखा है x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ चर का मान x बराबर 3 दिया है। तो यहाँ x बराबर 3 से यानी x जो इसमें चर है उसमें 3 रखने पर यह संतुष्ट होता है या नहीं। x की जगह आपको 3 लिख देना है, बाकी प्लस 3 बराबर 0 है, वैसा का वैसा लिख दिया। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और इधर कितना आ रहा है 0। क्या ये बराबर आया? नहीं आया। तो यहाँ यह संतुष्ट नहीं है, यहाँ हमें नहीं लिखना है। यह समीकरण चर के इस मान यानी x बराबर 3 इससे संतुष्ट नहीं है। दूसरा, इसमें x प्लस 3 बराबर 0 यही वाला समीकरण वापस लिखा है और इसमें अब x का मान बराबर 0 लिखा है। क्या इस मान से भी यह संतुष्ट है या नहीं? x की जगह आपको 0 लिखना है, बाकी प्लस 3 बराबर 0 इसको सेम लिख देंगे। 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 का 3 3 बराबर 0। क्या दोनों बराबर आया? नहीं आया। तो यानी यह भी इस मान से भी संतुष्ट नहीं है। अगला है इसमें तीसरा, पुनः x प्लस 3 बराबर 0 यही समीकरण पुनः लिखा है। अब यहाँ x का मान -3 है। क्या इस मान से यह समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं? देखिए, x की जगह आपको -3 लिखना है, बाकी है वैसा का वैसा लिख देंगे। अब -3 प्लस 3 दोनों का मान कितना आएगा? 0 और इधर भी कितना है? 0। क्या अब दोनों बराबर आया? हाँ, यहाँ दोनों बराबर आया। तो इससे यह समीकरण संतुष्ट है, यानी x प्लस 3 बराबर 0 यह समीकरण x बराबर -3 x यानी चर की इस वैल्यू से यह समीकरण संतुष्ट है, बाकी इन मानों से संतुष्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। चौथा, x माइनस 7 बराबर 1 x माइनस 7 बराबर 1। अब यहाँ x बराबर 7, x का मान 7 लेना है, जहां x है वहां 7 लेना है, या 7 लिख देंगे, बाकी है वैसा का वैसा लिख देंगे। 7 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा? 0 बराबर 1। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो यहाँ यह समीकरण इस मान से संतुष्ट नहीं है। पांचवा, x माइनस 7 बराबर 1 x माइनस 7 बराबर 1। अब यहाँ x का मान x बराबर 8 लिखा है। x की जगह आपको 8 लिखना है, बाकी है वैसा वैसा लिखना है। x की जगह 8 माइनस 7 बराबर 1। 8 में 7 घटाओ, 1 बराबर 1। क्या अब दोनों बराबर हैं? हाँ। तो यानी इस मान से यह समीकरण संतुष्ट है, यह लिख देंगे हाँ। आया समझ में? अगला छठा, सवाल नंबर 6,
5x बराबर 25। अब यहाँ x बराबर 0, x की जगह आपको 0 लिखना है। 5x है यानी 5 का x से गुणा है, 5 गुणा x की जगह 0 बराबर इधर 25। 5 का गुणा 0 से करेंगे, 0 से किसी भी संख्या का गुणा होता है मान 0 आता है और इधर आ रहा है 25। क्या यह बराबर आया? नहीं। तो यानी इस x बराबर 0 से भी यह संतुष्ट नहीं है। सातवां, 5x बराबर 25, 5x बराबर 25। अब यहाँ x का मान x बराबर 5, x बराबर 5, x की जगह आपको 5 लिखना है। 5 गुणा, अब x की जगह 5 बराबर 25, 5 का 5 से गुणा करो, 5 पंजा 25 बराबर 25। क्या दोनों तरफ बराबर आया? हाँ। तो यहाँ पे भी x बराबर 5 से यह समीकरण संतुष्ट है, तो यहाँ हाँ लिख देंगे। आठवां, 5x बराबर 25, यही समीकरण। अब यहाँ x बराबर -5, x बराबर -5, x की जगह आपको -5 लिखना है। 5 गुणा x की जगह -5 लिखेंगे बराबर 25। 5 का गुणा -5 से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह माइनस आएगा। 5 पंजा 25 और उधर है बराबर 25, इधर -25 इधर 25, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। तो यह x बराबर -5 से यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। आया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, m/3 बराबर 2, m बराबर -6, m बराबर -6। अब m का मान आपको -6 लिखना है, m की जगह -6 लिखना है, बाकी है वैसा का वैसा लिख देंगे। 3 का भाग 6 में देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह माइनस आ जाएगा। 3 दूनी 6 यानी -2 बराबर 2। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। तो ये इस मान से यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। 10वां, m/3 बराबर 2, m बराबर 0, m का मान 0, m की जगह 0 लिखना है, बटा 3 बराबर 2। 3 का भाग 0 में देंगे, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 आता है। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं। यानी m बराबर 0 से यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। 11, m/3 बराबर 2, m बराबर 6, m बराबर 6, m की जगह 6 लिखना है, 6/3 बराबर 2। 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6, 2 बराबर इधर भी 2। अब क्या दोनों बराबर हैं? हाँ। यानी m बराबर 6 से यह समीकरण संतुष्ट है, हाँ लिखेंगे। आ गया समझ में? यानी समीकरण में जो चर होता है उस चर का कौन सा मान उस समीकरण को संतुष्ट करता है, हाँ या नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल भी इसी के जैसा है। सवाल नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों का हल है या नहीं। दूसरे में a n+5 बराबर 19 और यहाँ n बराबर 1, n बराबर 1 मान का ध्यान रखना, n का मान 1 है। क्या इससे यह समीकरण संतुष्ट है या नहीं? तो n की जगह आपको 1 लिखना है।
ये 1 लिख दिया, बाकी है वैसा का वैसा लिख देना है। 1 में 5 जोड़ेंगे 6 बराबर 19। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। हम लिखेंगे कि यहाँ ये समीकरण का हल नहीं है। n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। अगला इसमें v 7n प्लस 5 बराबर 19, n बराबर -2। अब n की जगह आपको -2 रखना है इस समीकरण में। 7n यानी 7 का गुणा n से है, तो 7 गुणा n की जगह -2 लिखना है, प्लस 5 बराबर 19। बाकी है वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये गुणा करेंगे, चिन्हों का गुणा, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस आएगा। 7 दूनी 14 प्लस 5 और उधर बराबर 19। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करना है। -14 है प्लस 5 है, -14 में से प्लस का 5 घटा लेंगे तो माइनस का बचेगा कितना? 9 बराबर 19। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। यानी हम कह सकते हैं n बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है। n बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है। यह इस समीकरण का हल नहीं है। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसमें C 7n प्लस 5 7n प्लस 5 बराबर 19 और n बराबर 2। n का मान अब 2 लिखना है। n की जगह आपको 2 लिखना है। 7 गुणा 2 प्लस 5 बराबर 19। 7 का गुणा 2 से 7 दूनी 14 प्लस 5 बराबर 19। 14 में 5 जोड़ेंगे 19 बराबर 19। क्या दोनों बराबर हैं? हाँ। तुम लिखेंगे n बराबर 2 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है। डी 4p माइनस 3 4p माइनस 3 बराबर 13। p बराबर 1। p की जगह 1 लिखना है। 4 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 13। 4 का गुणा 1 से 4 एकम 4 माइनस 3 बराबर 13। 4 में से 3 घटाएंगे 1 बराबर 13। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। यानी p बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। p बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। e 4p माइनस 3 बराबर 13।
और p बराबर -4। p की जगह -4 लिखना है। 4 p यानी 4 गुणा p की जगह आपको -4 लिखना है और -3 बराबर 13। 4 का गुणा -4 से करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आ जाएगा। 4 चौके 16 और -3 बराबर 13। -16 -3 दोनों माइनस के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। 16 और 3 19, तो माइनस का 19 बराबर 13। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, यानी p बराबर -4 इस समीकरण का हल नहीं है। इसमें अगला f 4p - 3 बराबर 13, p बराबर 0। p की जगह 0 लिखना है। 4p यानी 4 का गुणा p से, p की जगह 0 लिखना है। -3 बराबर 13। 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, -3 बराबर 13। इधर आएगा -3 बराबर 13। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। क्या लिखेंगे? p बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है। यह इस समीकरण का हल नहीं है। आगे समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आपको प्रयत्न करना है और भूल विधि, इससे आपको इस समीकरण का हल करना है। तीसरे में पहला 5p + 2 बराबर 17। यहां आपको प्रयत्न करना है। p इसमें चर है, इस चर का आप कोई भी मान लेना, उस मान को इस समीकरण में रखना और उसमें इसका हल देखना कि दोनों बराबर आए तो इसका हल है। और अगर यहाँ बराबर नहीं आए तो उसका हल नहीं होगा। यदि हम सोच लेते हैं, 2 लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 2 यानी देखिए 2 ले लेते हैं। p बराबर 2 लेने पर, p बराबर 2 रखने पर ये प्रयत्न कर रहे हैं। p की जगह 2 लिखना है। 5p + 2 बराबर 17। p की जगह 2 लिखना है। 5p है यानी 5 का गुणा p से, 5 गुणा 2 + 2 बराबर 17। 5 दूनी 10 + 2 बराबर 17। 10 में 2 जोड़ो, 12 बराबर 17। क्या ये बराबर आया? नहीं, यानी ये इसका हल नहीं है। अब p बराबर आप क्या रखें बताओ? 3 रखने से हो सकता है, चलिए रख लेते हैं। p बराबर 3 रखने पर 5p + 2 बराबर 17। p की जगह आपको 3 लिखना है। 5p 5 गुणा 3 + 2 बराबर 17। 5 तिया 15 + 2 और इधर बराबर 17। 15 में 2 जोड़ो, 17 बराबर 17। अब ये बराबर आ गया। यहाँ पे इस समीकरण में p का हल क्या है? कितना है p का हल? 3, सॉरी यहाँ p बराबर 3 रखना है, यहाँ p कर दीजिए। p बराबर 17 इस समीकरण का हल है। p बराबर
3 इस समीकरण का हल है। आपका प्रयत्न एक बार में भी सही हो सकता है, आप इससे ज्यादा बार भी प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न और भूल कि हमने मान गलत रख दिया तो आपका बराबर नहीं आएगा, सही मान होगा तभी यह बराबर आएगा। लगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दूसरा और है, तीसरे में दूसरा, इसको भी आपको ऐसे ही करना है। 3m - 14 बराबर 4। तो बताइए m की जगह हम क्या रखें? 3 रखें या 4 रखें? देखिए हम 5 रख देते हैं। m बराबर 5 रखने पर m की जगह 5 रख दीजिएगा। 3m - 14 बराबर 4। m की जगह 5 लिखना है तो 3 गुणा 5 - 14 बराबर 4। 5 तिया 15 - 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1 बराबर 4। क्या है बराबर आया? नहीं आया। तो p की जगह 6 रख देते हैं। सॉरी यहाँ m है, m बराबर 6 रखने पर m बराबर 6 रखने पर 3m - 14 बराबर 4। m की जगह 6 रखना है। 3 गुणा 6 - 14 बराबर 4। 6 का गुणा 3 से 6 दिया 18 - 14 बराबर 4। 18 में से 14 घटा दो 4 बराबर 4। यहाँ बराबर आ गया है। तो इस समीकरण में हल क्या है? m बराबर 6। m बराबर 6 इस समीकरण का हल है। इस प्रकार से प्रयत्न एवं भूल विधि से हम समीकरणों को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। अब कथन दे रखे हैं, उन कथनों के लिए समीकरण देना है। समीकरण को हल नहीं करना है, हमें केवल समीकरण बनाना है। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बराबर का चिन्ह होता है, उसमें वेरिएबल यानी चर होता है। तो देखिए चौथे में पहला, वैसा कहे वैसा समीकरण बना दो। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। x और 4 का योग कितना है? 9। पूरा कथन पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ना है, 2 बार समझ में नहीं आया 3 बार पढ़ना है। कथन समझ में आए उसके आधार पर आपको समीकरण बनाना है। x और 4 का योग 9 है, यानी समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 4 बराबर 9। x और 4 का योग 9 है, तो ये इसका समीकरण बन गया। दूसरा, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y - 2 बराबर 8। तीसरा है a का 10 गुना 70 है। तीसरा a का 10 गुना यानी 10a कितना है? 70। तो 10a बराबर 70। चौथा है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। चौथा, b को 5 से भाग देने पर यानी b/5 कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। तो बराबर 6, b/5 बराबर 6। अगला पांचवा, t का 3/4 15 है। t का 3/4 यानी 3/4 t। t का 3/4 यानी 3/4 t बराबर 15 है। ये 3t 3/4 t बराबर 15। छठा, m का 7 गुना
और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना यानी 7m और 7 का योगफल प्लस 7 बराबर 77, आपको 77 देता है। तो यानी 7m प्लस 7 बराबर 70। कथन जो दे रखे हैं उनसे हमें समीकरण बनाना है। सातवां, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x की चौथाई यानी 4x, सॉरी चौथाई 1/4, x की एक चौथाई यानी x/4, ये हो गया x का एक चौथाई ऋण 4 यानी -4 आपको 4 देता है, तो बराबर 4। x/4 -4 बराबर 4। आ गया समझ में? अगला इसमें 8वां, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y का 6 गुना यानी 6y, उसमें से 6 घटाएं -6, तो आपको 60 प्राप्त होता है, बराबर 60। 9वां, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े, z का 1/3 यानी z/3, उसमें 3 जोड़े प्लस 3, तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 30। तो ये जो कथन दे रखे थे, हमने इन कथनों से समीकरण बनाए। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अब वापस उल्टा, चौथे का उल्टा। चौथे में क्या था? कथनों से समीकरण बनाए, समीकरण बना रखे उनको वापस कथन में आपको बदलना है। पांचवे का पहला, p + 4 = 15, p + 4 = 15। अब इसका कथन क्या बनेगा? p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो आप ऐसा कथन बना सकते हैं। सामान्य कथन बनाना है आपको। p और 4 का योगफल 15 है, ऐसा हम लिख सकते हैं। p और 4 का योगफल 15 है। बस ये कथन लिखना है, समीकरण का कथन लिखना है कि ये कैसे बना समीकरण। p और 4 का योगफल 15 है। ऐसे ही अगला दूसरा, m - 7 = 3, m - 7 = 3, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। इसको भी आप कथन में लिख सकते हैं, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ये समीकरण का कथन बन गया। तीसरा इसमें है 2m = 7, 2m = 7, m का दुगुना 7 प्राप्त होता है। लिख सकते हैं एक संख्या m का दुगुना 7 है। एक संख्या m का दुगुना 7 है। m का दुगुना 7 है, ये इसका कथन हो गया। चौथा, m/5 = 3, m/5 = 3, तो m में 5 का भाग देने पर यानी m का 1/5 कह सकते हैं उसको, 3 होता है। लिखेंगे m का
या संख्या m का 1/5 3 है। 3 होता है। संख्या m का 1/5 3 होता है या 3 है, ऐसा आप लिख सकते हैं। m का 1/5 यानी m में 5 का भाग देना बराबर 3 प्राप्त होता है। ये इसका कथन बन गया। सामान्य कथन लिखना है। पांचवा 3m/5 3m/5 बराबर 6। इसका कथन क्या बनेगा? संख्या m का 3/5 6 है। संख्या m का 3/5 6 है। छठा 3p + 4 बराबर 25। 3p + 4 बराबर 25। यहाँ क्या है? संख्या p का 3 गुना और उसमें 4 का योग 25 है। लिख सकते हैं आप संख्या p क्या के 3 गुने का 4 से योग 25 है। p का 3 गुना और 4 का योग कितना है? बराबर 25। सातवां 4p - 2 बराबर 18। यहाँ है संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 मिलते हैं। संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। आठवां p/2 + 2 बराबर 8। यहाँ क्या है? संख्या p के आधे में से आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। लिखेंगे संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। आ गया समझ में? ओके, तो इस प्रकार से हमने समीकरण के लिए कथन बनाए। अब एक सवाल इस प्रश्नावली का लास्ट बच रहा है, सवाल नंबर 6, और इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। अब इन स्थितियों में आपको समीकरण बनाना है। पहला है इसको अच्छे से समझना है और फिर समीकरण बनाना है। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमित के कंचों की संख्या m लीजिए। तो माना कि परमित के पास कंचों की संख्या m है। माना कि परमित के पास
m कंचे हैं। परमित के पास कंचे को हमें पता नहीं है, तो परमित माना कि परमित के पास इसने क्या m जो क्या रखा वो ले लेना है, चर m कंचे हैं। माना कि परमित के पास m कंचे हैं, हमें इनके आधार पर इरफान के कंचे बताने हैं। तब इरफान के पास कंचे, परमित के पास m कंचे हैं, अब इरफान के पास कितने कंचे होंगे m के आधार पे बताना है। ये कह रहा है कि परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक, तो इनका 5 गुना प्लस 7 कर दो। m का 5 गुना 5m प्लस 7। आ गया समझ में? इस कथन को आपको ऐसे बदलना है, m के 5 गुने में 7 जोड़ना है, जबकि उसके पास कंचे कितने हैं 37, जबकि इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के तो बता रखे हैं कितने 37 कंचे, यानी 5m प्लस 7 ये भी इरफान के कंचे, और ये कितने हैं 37। तो यहां आपके समीकरण बनेगा, समीकरण बन जाएगा ऐसे। आपको समीकरण बनाना है 5m प्लस 7, 5m प्लस 7 बराबर 37। अभी समीकरण को हल नहीं करना है, केवल आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। परमित के पास m कंचे हैं, इरफान के पास, परमित के पास कंचों का 5 गुने से 7 अधिक, इसके 5 गुने करके 7 अधिक कर दिए। रियल में उसके पास कितने हैं 37 हैं, तो इसका समीकरण बन जाएगा 5m प्लस 7 बराबर 37। समीकरण में इधर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होगा, LHS और RHS दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये इस प्रकार से इसका समीकरण बन गया। आगे देखिए, अगला आपको इसी प्रकार से समीकरण बनाना है। इसी में दूसरा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। हम लीजिए माना कि लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, माना कि लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, तब इसके आधार पर उसके पिता की आयु बतानी है। तब उसके पिता की आयु, तब पिता की आयु क्या होनी चाहिए इसके आधार पर बताना है, यानी लड़के की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, इसका 3 गुना करके 4 और जोड़ना है। y का 3 गुना 3y और उसमें कितना जोड़ना है 4, इसके आधार पर इसकी उम्र बतानी है। और जबकि है कितनी, जबकि पिता की आयु, पिता की आयु कितनी बता रखी है 49 वर्ष है, 49 वर्ष है, पिता की आयु 49 वर्ष है। तो समीकरण बन जाएगा, समीकरण क्या बनेगा, पिता की आयु अपने ये आई 3y प्लस 4 और है कितनी 49, तो इसको समीकरण में लिख दीजिए 3y प्लस 4 बराबर 49, 3y प्लस 4 बराबर 49। आ गया समझ में? आया समझ में? ऐसे समीकरण बनाना है। अगला है तीसरा, इसमें है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दोगुना धन 7 है।
प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल लीजिए। माना कि न्यूनतम प्राप्त अंक एल है। माना कि न्यूनतम प्राप्त अंक एल है। ये हमने न्यूनतम मान लिया। तब प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, तब अधिकतम प्राप्त अंक कितने होंगे, हमें इस एल के आधार पर करना है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुने से धन 7, दुगुना करके उसमें धन यानी जोड़ना, 7 जोड़ना है। इसका दुगुना करके 7 जोड़ देना है। एल का दुगुना 2l प्लस कितना जोड़ना है, 7। 2l प्लस 7 अंक अधिकतम होंगे। जबकि अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं, जबकि अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं, प्रश्न में दिया हुआ है 87 है। 87 है। अब आपका समीकरण बन जाएगा। कैसे बनेगा, अधिकतम प्राप्त अंक हमने एल के अनुसार कितना है, 2l प्लस 7 और ये कितने 87। तो समीकरण बन जाएगा 2l प्लस 7 बराबर 87। ये समीकरण बन गया 2l प्लस 7 बराबर 87। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसमें चौथा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहां यानी एक ऐसा आपको बता देता हूं मैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों समद्विबाहु भुजाएं हैं। ये कोण बी है, ये भी बी है और ये इसका दुगुना यानी 2b। इस प्रकार से, और तीनों का योग कितना 180 डिग्री। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का प्रत्येक आधार का कोण, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आधार का कोण क्या मानना है, इसमें b डिग्री है, b डिग्री है। तब शीर्ष का कोण क्या होगा, तब शीर्ष कोण कितना होना चाहिए इस b के आधार पर, ये कह रहा है उसका शीर्ष कोण उसका दुगुना है, यानी कितना होगा 2b डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हो गए, ये बी प्लस ये भी बी, आधार के दो कोण और एक शीर्ष का कोण 2b, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जोड़ दो, एक एक दो और 2b, 2 और 2 4b, 4b बराबर 180 डिग्री। ये बन गया अपना समीकरण। इस प्रकार से बनाना है 4b बराबर
180 डिग्री। आ गया समझ में? तो ये प्रश्नावली 4.1 जिसमें हमने चर और चर के बाद हमने समीकरण पढ़ा। समीकरण में उस चर के मान से वह समीकरण संतुष्ट है या नहीं यह पढ़ा, और हमने कथनों से समीकरण बनाए, समीकरणों से कथन बनाए, और दैनिक जीवन में काम आने वाले, उपयोग में आने वाले कथनों के सहायता से हमने समीकरण बनाए। तो आप भी इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।